पहली कहानी दिल्ली की है। ये बात 2016 की है। पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के पास सड़क के किनारे कई छोटे-मोटे होटल हैं, जहां बाहर से आए लोग ठहरते हैं। इन्हीं में एक होटल है अल दानिश, जिसका मैनेजर सोहेल अहमद है। 19 नवंबर 2016 की बात है। सोहेल होटल के रिसेप्शन पर बैठा अपना काम कर रहा था। करीब 11:30 बजे एक लड़का और लड़की वहां आए। लड़के ने लड़की को अपनी पत्नी बताते हुए कहा कि वो जामा मस्जिद घूमने आया है और एक दिन के लिए कमरा चाहिए। सोहेल ने लड़के से नाम और पता पूछा और उसे होटल के रजिस्टर में लिख लिया। फिर उसने आईडी कार्ड मांगा तो लड़के ने जेब से अपना आधार कार्ड निकाला और काउंटर पर रख दिया। आधार कार्ड उसी का था। उस पर नाम लिखा था आजम। पता राजीव बस्ती, कैप्टन नगर, पानीपत, हरियाणा। इसके बाद सोहेल ने सर्विस बॉय मोहम्मद मिन्हाज को बुलाया और कहा कि वो आजम को कमरा नंबर 203 दिखा दे। थोड़ी देर बाद आजम अकेला ही वापस आया और बोला कि कमरा उसे पसंद है। इसके बाद बाकी की जरूरी बातें पूरी करके सोहेल ने कमरा नंबर 203 आजम के नाम पर बुक कर दिया। आजम ने 1200 रुपए किराया जमा किया और फिर वापस कमरे में चला गया। सोहेल ने पैसे और आधार कार्ड टेबल के ड्रॉर में रख दिए। करीब 2 घंटे बाद आजम फिर मैनेजर सोहेल के पास आया और बोला, मेरा आधार कार्ड दे दो, उसकी फोटो कॉपी करवानी है। सोहेल ने बिना कुछ सोचे आधार कार्ड दे दिया तो आजम जल्दी से बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद मोहम्मद मिन्हाज किसी काम से कमरा नंबर 203 में गया, लेकिन अंदर जो उसने देखा उसे देखकर वो सन्न रह गया। मिन्हाज घबराकर नीचे भागा और मैनेजर सोहेल अहमद के पास पहुंचा। उसने हांफते हुए कहा, कमरा नंबर 203 के बाथरूम में लड़की की लाश पड़ी है। लगता है उसके साथ जो आदमी आया था उसी ने उसे मार दिया है। यह सुनकर सोहेल के होश उड़ गए। उसने तुरंत होटल के मालिक इस्लामुद्दीन के बेटे दानिश को फोन करके सब कुछ बता दिया। दानिश खुद होटल नहीं आया, बल्कि सीधे पास में बनी जामा मस्जिद पुलिस चौकी पहुंच गया और चौकी इंचार्ज मोहम्मद इनाम को पूरी बात बता दी। चौकी इंचार्ज मोहम्मद इनाम अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर होटल पहुंच गए। उन्होंने लाश को ऊपर ऊपर से देखा, फिर तुरंत थाना जामा मस्जिद के इंचार्ज अनिल बेरीवाल को हत्या की सूचना दे दी। थोड़ी ही देर में अनिल बेरीवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वहां से ही उन्होंने ऊपर के अधिकारियों को भी घटना की जानकारी दे दी। इस बीच अतिरिक्त थाना प्रभारी धन सिंह सांगवान भी खबर मिलते ही होटल पहुंच गए। थोड़ी देर में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की क्राइम टीम और एफएसएल टीम भी होटल पहुंच गई। लाश की हालत देखकर सब सन्न रह गए। सिर बाथरूम के टॉयलेट सीट पर था और पैर दरवाजे की ओर पड़े थे। गले पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे, जिससे लग रहा था कि हत्या गला दबाकर की गई है। एफएसएल टीम ने जांच और सबूत इकट्ठा करने का काम पूरा किया तो अनिल बेरीवाल ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जयप्रकाश नारायण अस्पताल भिजवा दिया। होटल से लौटने के बाद पुलिस ने अपराध संख्या 135/2016 के तहत हत्या का मामला अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज किया और जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्त थाना प्रभारी धन सिंह सांगवान को सौंप दी। धन सिंह सांगवान ने होटल के मैनेजर सोहेल अहमद को थाने बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ में सोहेल ने शक जताया कि लड़की की हत्या उसके साथ आए शौहर आजम ने की है। हालांकि आजम आधार कार्ड अपने साथ ले गया था, लेकिन उसका पता सोहेल ने पहले ही होटल के रजिस्टर में लिख लिया था। रजिस्टर में उसका मोबाइल नंबर भी दर्ज था। यह जानकारी मिलते ही धन सिंह सांगवान को आजम का पूरा पता मिल गया। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें एसआई धर्मवीर, हेड कांस्टेबल नीरज और कुछ अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। अगले दिन सुबह 8 बजे धन सिंह अपनी टीम के साथ होटल के रजिस्टर में लिखे पते पर पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि आजम पहले वहां एक कमरा लेकर रहता था, लेकिन अब अपनी अम्मी समीना और अब्बा मोहम्मद सलीम के साथ राजीव कॉलोनी के मकान गंदा नाले के पास में रहता है। धन सिंह और टीम जब वहां पहुंचे तो आजम घर में सो रहा था। उसे जगाया गया और जैसे ही उसने दिल्ली पुलिस को देखा, उसके हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने पहचान के लिए अल्दानिश होटल के सर्विस बॉय मिन्हाज को भी साथ लाया था। आजम को देखते ही मिन्हाज ने कहा, साहब, यही आदमी उस औरत के साथ होटल में आया था। मुजरिम आजम को पकड़ने के बाद धन सिंह सांगवान ने राहत की सांस ली। आजम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने मृतका का नाम शबनम बताया। शबनम पहले उसके पड़ोस में रहने वाले अलादिया की पत्नी थी, लेकिन अब दिल्ली में रहती थी। धन सिंह ने आजम से अलादिया का फोन नंबर लिया और उसे फोन करके कहा कि उसकी पत्नी दुर्घटना में घायल हो गई है और वह दिल्ली के थाना जामा मस्जिद पहुंचे। धन सिंह आजम को लेकर दिल्ली आए। थाने पहुंचने पर मृतका का शौहर अलादिया उनका इंतजार कर रहा था। उसे जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने लाश की पहचान अपनी पत्नी शबनम के रूप में कर ली। अगले दिन शबनम की लाश का पोस्टमार्टम हुआ और पता चला कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। अगले दिन आजम को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया और पूछताछ के लिए पुलिस ने उसे 1 दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान आजम ने पुलिस को शबनम का बिना सिम वाला मोबाइल, अपना मोबाइल और श्मशान घर की छत पर फेंका गया शबनम का पर्स सौंप दिया। पूछताछ में आजम ने शबनम की हत्या की पूरी कहानी बताई, जो इस प्रकार थी। सोनिया, जिसे शबनम भी कहते थे, जिला शामली के गांव कुड़ाना की रहने वाली राम नरेश की बेटी थी। उसके 2 भाई थे और वह एकलौती बेटी थी।
इसलिए घर में उसे बहुत प्यार मिला, जिससे वह थोड़ी नटखट और आजाद स्वभाव की हो गई। लेकिन उसके रास्ते भटकने से पहले ही रामनरेश ने 2009 में उसकी शादी कर दी। दूल्हा था गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला करण। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही घर की जिम्मेदारियां सोनिया पर आईं, वह परेशान रहने लगी। कर्ण की कमाई उसके खर्चों के लिए काफी नहीं थी और वह सोनिया की हर बात नहीं मान पाता था। सोनिया ने देखा कि कर्ण उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा, तो जल्दी ही उसका मन उससे भर गया। कर्ण और सोनिया के बीच झगड़े होने लगे। किसी न किसी बहाने से सोनिया अक्सर कुड़ाना आ जाया करती। इसी बीच बस से आने जाने में उसकी मुलाकात बस कंडक्टर अलादिया से हुई। अलादिया गाजियाबाद का रहने वाला था और सोनिया की खूबसूरती पर फिदा हो गया। सोनिया को खुश करने के लिए अलादिया उसकी हर मांग पूरी करने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि एक दिन सोनिया अलादिया के साथ भाग गई। अलादिया सोनिया को लेकर सोनीपत गया और वहां कैप्टन नगर में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। कुछ दिनों बाद अलादिया ने सोनिया से निकाह कर लिया और उसका नाम शबनम रख दिया। सोनिया की इस हरकत से ससुराल वाले ही नहीं, बल्कि मायके वाले भी उससे रिश्ता तोड़ गए। लेकिन सोनिया उर्फ शबनम अलादिया के साथ खुश थी। उसे खुश रखने के लिए अलादिया उसकी हर बात मानता और उसके सारे नाज नखरे उठाता। अलादिया बस कंडक्टर था और वह इसलिए सुबह घर से निकलता और देर रात ही लौटता। दिन भर शबनम अकेली रहती थी। उसके पड़ोस में आजम भी अकेला रहता था। उसके माता पिता राजीव कॉलोनी में गंदा नाले के पास रहते थे। आजम शबनम का हमउम्र था और उसे शबनम बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वह कोई न कोई बहाना बनाकर उससे बातें करने की कोशिश करता था। आजम एक कबाड़ी के यहाँ काम करता था और उसे वहां 9,000 रुपए वेतन मिलता था। आजम अकेला रहता था, इसलिए अपने सारे पैसे अपने ऊपर खर्च करता था। लेकिन जब शबनम पर उसका दिल आया तो वह उसके लिए खाने पीने की चीजें और गिफ्ट लाने लगा। जल्दी ही दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। अलादिया दिन भर घर से बाहर रहता था, इसलिए आजम को शबनम से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ऐसी बातें बहुत देर तक छुपी नहीं रहती। शबनम और आजम के संबंधों की जानकारी अलादिया को भी हो गई। जब उसने इस बारे में शबनम से पूछा तो उसने कहा कि कभी कभी आजम उससे मिलने घर आ जाता है, लेकिन उनके संबंध ऐसे नहीं हैं जिन्हें गलत कहा जा सके। अलादिया समझ गया कि शबनम अपने अवैध संबंध को स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसे दोनों को चोरी छिपे पकड़ना होगा। कुछ दिनों बाद एक दिन अलादिया काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन असल में काम पर नहीं गया। 3-4 घंटे इधर उधर समय बिताने के बाद वह दोपहर को अचानक घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने शबनम को आवाज लगाई तो थोड़ी देर में शबनम ने दरवाजा खोला। उस समय उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। शबनम की हालत देखकर अलादिया को तुरंत समझ आ गया कि अंदर क्या हो रहा था। वह यही सोच रहा था कि तभी आजम अंदर से सिर झुकाए बाहर निकल आया। अलादिया ने उसे रोककर कड़ी फटकार लगाई और अपने घर आने पर सख्त पाबंदी लगा दी। आजम कुछ बोले बिना चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद अलादिया ने शबनम की अच्छी तरह खबर ली। शबनम ने माफी मांगते हुए कसम खाई कि फिर कभी आजम से नहीं मिलेगी। कुछ दिनों तक शबनम ने सच में आजम से दूरी बनाई, लेकिन जब उसने देखा कि अलादिया को उस पर पूरा विश्वास हो गया है तो वह फिर लोगों की नजरें बचाकर आजम से घर से बाहर मिलने लगी। आजम शबनम को फोन करके बाहर बुला लेता और दोनों वहीं अपने संबंधों की प्यास बुझाकर घर वापस लौट आते। शबनम को खुश करने के लिए आजम उसकी हर मांग पूरी करता था। हालांकि आजम और शबनम चोरी छिपे मिलते थे, लेकिन अलादिया को उनकी मुलाकातों का पता चल ही जाता था। परेशान होकर अलादिया शबनम को लेकर पानीपत छोड़कर दिल्ली आ गया और बदरपुर में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। उसका सोचना था कि इतनी दूर आकर शबनम और आजम का मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके बीच संबंध वैसे ही बने रहे। मोबाइल के जरिए दोनों की बातचीत जारी रहती थी। मौका मिलते ही शबनम आजम को फोन कर देती और जहां दोनों को मिलना होता था आजम वहां पहुंच जाता। फिर किसी होटल में कमरा लेकर दोनों मिलते थे। शबनम जब भी आजम से मिलने आती वह उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और नकद पैसे भी देता। 19 नवंबर को शबनम ने आजम को फोन करके दिल्ली के महाराणा प्रताप बस अड्डे पर बुलाया। आजम पानीपत से चलकर करीब 10 बजे बस अड्डे पर पहुंचा तो शबनम उसे वहां इंतजार करती मिली। वहां से दोनों जामा मस्जिद के पास स्थित होटल अलदानिश पहुंचे और मौज मस्ती के लिए कमरा किराए पर लिया। शुरुआत में दोनों ने जी भरकर मजा किया, फिर बातें करने लगे। शबनम ने आजम से 10,000 रुपए मांगे, लेकिन आजम ने कहा कि उस समय उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। इस पर शबनम को गुस्सा आ गया और उसने एक करारा थप्पड़ आजम के गाल पर मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद आजम को भी गुस्सा आ गया। शबनम की इस हरकत का बदला लेने के लिए आजम बिना कुछ सोचे उसके सीने पर कूद गया और दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर दबा दिया। कुछ ही पल में शबनम की मौत हो गई। शबनम की हत्या करने के बाद आजम ने लाश को उठाया और बाथरूम की फर्श पर लिटा दिया। उसका पर्स और मोबाइल फोन लेकर होटल के रिसेप्शन पर गया। होटल के मैनेजर सोहेल अहमद से आधार कार्ड फोटोस्टेट कराने का बहाना बनाकर वह फरार हो गया। बस अड्डे से पानीपत जाने वाली बस पकड़ी और अपने घर लौट आया। थोड़ी देर बाद उसने शबनम का खाली पर्स कॉलोनी में बने श्मशान घर की छत पर फेंक दिया। शबनम के मोबाइल फोन से सिम निकालकर बाहर फेंक दिया और मोबाइल अपने पास रख लिया। आजम ने सोचा कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी,
लेकिन घटना के अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 23 नवंबर को रिमांड की अवधि खत्म होने पर आजम को फिर से 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। ये बात 2025 की है। कानपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर चौबेपुर नाम का एक बड़ा कस्बा है। यह कानपुर देहात जिले में आता है। चौबेपुर से करीब 2 किलोमीटर दूर गबड़ा गांव है, जहां रामकिशन शर्मा का परिवार रहता था। परिवार में पत्नी और 2 बेटे संजय और अजय थे। रामकिशन की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। वह मेहनत मजदूरी करके किसी तरह घर चलाता था। वक्त बीतने के साथ दोनों बेटे बड़े हुए तो उन्होंने भी परिवार का हाथ बटाना शुरू कर दिया। संजय जब शादी लायक हुआ तो रामकिशन ने उसकी शादी बीनू से कर दी। बीनू पचौर गांव के रमेश शर्मा की बेटी थी। 3 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी चलती रही और कुछ सालों में बीनू 3 बच्चों की मां बन गई। बच्चे होने के बाद संजय की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, तो उसने तय किया कि अब शहर जाकर ज्यादा पैसे कमाए। उसने यह बात घर वालों से की तो सब मान गए। अगले ही दिन उसने अपना सामान बांधा और चौबेपुर कस्बे आ गया। वहां काम की तलाश में भटकते हुए उसे जीटी रोड पर बने राही होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। वह बाकी कर्मचारियों के साथ वहीं होटल में रहने लगा। वेटरों के बीच अक्सर शराब पीने पिलाने का माहौल रहता था। शुरू शुरू में संजय कभी कभार पीता था, लेकिन धीरे धीरे उसे शराब की लत लग गई। जब संजय की कमाई ठीक होने लगी तो उसने चौबेपुर कस्बे के ब्रह्मनगर मोहल्ले में एक कमरा किराए पर ले लिया और कुछ ही दिनों बाद बीनू और बच्चों को भी वहीं बुला लिया। शुरू के 2 साल सब ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। पहला कारण था संजय का रोज शराब पीकर घर आना। बीनू उसे रोकती तो वह गालियां देने लगता और कभी कभी मारपीट भी करता। दूसरा कारण था पैसों की तंगी। बीनू बच्चों और घर खर्च के लिए पैसे मांगती तो संजय टाल देता या झगड़ा करने लगता। पति की मारपीट और गालियों से बीनू परेशान रहने लगी। जब हालात ज्यादा बिगड़ते तो वह मायके चली जाती, लेकिन संजय वहां भी पहुंच जाता, माफी मांगता, पैर पकड़ता और उसे वापस ले आता। कुछ दिनों तक उसका व्यवहार ठीक रहता, फिर वही सब शुरू हो जाता। बीनू हर बार यही सोचकर सहती रही कि शायद एक दिन उसका पति सुधर जाएगा और जिंदगी फिर से ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संजय की हरकतें दिन ब दिन और बढ़ती चली गईं। जिस मकान में बीनू किराए पर रहती थी, उसी में ज्योति शुक्ला भी किराएदार थी। ज्योति अपने पति सौरभ शुक्ला के साथ नीचे वाले फ्लोर पर रहती थी, जबकि बीनू ऊपर रहती थी। बीनू अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहती जा रही थी और पति की मारपीट के बावजूद घर संभालने की कोशिश करती थी। समय काटने के लिए वह कभी कभी ज्योति के कमरे में चली जाती थी। वहीं एक दिन उसकी मुलाकात अनुज दुबे से हुई। अनुज रौतेपुर गांव का रहने वाला था। ज्योति का पति सौरभ भी उसी गांव का था और दोनों बचपन के दोस्त थे। दोस्ती के नाते अनुज अक्सर सौरभ के घर आता जाता रहता था। अनुज के पिता पैसे वाले थे और खुद अनुज भी अच्छी नौकरी करता था। उसकी कमाई भी ठीक ठाक थी। ज्योति शुक्ला के घर पर जब बीनू और अनुज आमने सामने हुए तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रुक गए। ज्योति ने दोनों का परिचय कराया और थोड़ी ही देर में अनुज अपनी बातों से बीनू का दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। पति की मारपीट और ताने झेल रही बीनू को अनुज की हमदर्दी अच्छी लगी और वह उसकी तरफ झुक गई। दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर रिश्ता शारीरिक हो गया। अनुज ने बीनू को एक मोबाइल दे दिया ताकि दोनों आसानी से बात कर सकें। वह बीनू की पैसों से मदद करने लगा और बच्चों का भी ध्यान रखता था। संजय रोज सुबह 11 बजे होटल चला जाता और रात में 12 बजे के बाद ही लौटता था। उसके जाने के बाद अनुज बीनू के पास आ जाता। दोनों बातें करते, हंसते और साथ वक्त बिताते। बीनू अब खुश रहने लगी थी क्योंकि उसे अनुज में प्यार और सहारा दोनों मिल गया था। लेकिन एक दिन सब खुल गया। उस दिन होटल बंद था तो संजय जल्दी घर लौट आया। उसने कमरे में बीनू और अनुज को एक साथ देख लिया। अनुज भाग गया, लेकिन बीनू पकड़ी गई। गुस्से में आकर संजय ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। 12 मई 2025 की सुबह करीब 7 बजे बीनू की 10 साल की बेटी जागी। उसने देखा कि पापा तो चारपाई पर सो रहे हैं, लेकिन मम्मी कहीं नहीं है। उसने छोटे भाई शुभ को जगाया और दोनों मम्मी को ढूंढने लगे। पूरे घर में तलाश की, पर मम्मी नहीं मिली। बेटी को लगा कि शायद मम्मी गर्मी की वजह से छत पर सोने चली गई हों। दोनों भाई बहन छत पर पहुंचे तो वहां खून फैला देखकर घबरा गए। बेटी ने छत के किनारे से नीचे झांका तो पिछवाड़े बने खंडहर में एक लाश पड़ी दिखी। एक नजर में ही वह पहचान गई कि वह उसकी मम्मी की लाश है। दोनों जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए बच्चे नीचे भागे और ज्योति शुक्ला के कमरे में पहुंचे। ज्योति उसी मकान में अपने पति सौरभ शुक्ला के साथ निचले हिस्से में रहती थी। बीनू के बच्चे उसे मौसी कहकर बुलाते थे। सुबह सुबह बच्चों को रोते हुए देखकर ज्योति घबरा गई। बच्चों ने बताया कि उनकी मां घर में नहीं है, छत पर खून फैला है और पीछे के खंडहर में एक लाश पड़ी है। उन्हें शक था कि किसी ने उनकी मां की हत्या कर दी और लाश को छत से नीचे फेंक दिया। बच्ची की बात सुनकर ज्योति शुक्ला घबरा गई। उसने दोनों बच्चों को संभाला, फिर ऊपर जाकर संजय शर्मा को जोर से हिलाकर जगाया।
इसके बाद ज्योति, उसका पति सौरभ और संजय तीनों मिलकर मकान के पिछवाड़े पहुंचे, जहां लाश पड़ी थी। जैसे ही सबने लाश देखी, उनके मुंह से चीख निकल पड़ी। वह बीनू शर्मा की ही थी। ज्योति ने तुरंत पुलिस को फोन करके घटना की सूचना दी। थोड़ी ही देर में चौबेपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसएचओ राजेंद्र कांत शुक्ला ने टीम के साथ जांच शुरू की। सूचना मिलते ही डीसीपी दिनेश चंद्र त्रिपाठी और एसीपी अमरनाथ यादव भी घटनास्थल पर आ गए। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। पुलिस ने जांच में पता लगाया कि मरने वाली बीनू शर्मा थी। वह अपने पति संजय और 3 बच्चों के साथ उसी मकान में रहती थी। उसे किसी नुकीली चीज से गहरे घाव कर बेरहमी से मारा गया था। गले और सिर पर चोटें थीं। हत्या छत पर हुई और फिर शव को नीचे फेंक दिया गया। उम्र करीब 32 साल बताई गई। उसका मोबाइल भी गायब था। फॉरेंसिक टीम ने छत से लेकर खंडहर तक सबूत इकट्ठा किए। मौके पर बीनू की मां लक्ष्मी देवी भी थी। वो बेटी के पास बैठकर खूब रो रही थी। डीसीपी दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने उनसे पूछताछ की तो वह फूट फूट कर बोली कि उनकी बेटी की हत्या उनके ही दामाद संजय ने की है। उन्होंने कहा कि संजय शराबी है, बीनू को पीटता था। कई बार वह मायके चली गई थी, लेकिन माफी मांगकर ले आता था। उनकी बात थी कि शायद पिछली रात नशे में वह घर आया होगा और बेटी के टोकने पर मारा पीटा होगा और हत्या कर दी होगी। उसे गिरफ्तार कर लो। उन्होंने इंसाफ की मांग की और संजय को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लक्ष्मी देवी के गंभीर आरोपों के बाद डीसीपी दिनेश चंद्र त्रिपाठी के आदेश पर इंस्पेक्टर राजेंद्र कांत शुक्ला ने बीनू के पति संजय शर्मा को हिरासत में ले लिया। फॉरेंसिक टीम ने संजय के कपड़े और हाथों का बेंजाडीन टेस्ट किया, जिसमें खून के धब्बे पाए गए। सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी अमरनाथ यादव ने मृतका की बेटी और किराएदार ज्योति शुक्ला से भी पूछताछ की। बेटी ने बताया कि बीती रात 8 बजे मम्मी ने खाना बनाया था। इसके बाद तीनों भाई बहन तख्त पर सो गए। सुबह आंखें खुली तो मम्मी घर में नहीं थी। उन्होंने मम्मी को ढूंढते हुए छत पर पहुंचे, जहां खून फैला था। छत से नीचे झांका तो खंडहर में मम्मी की लाश पड़ी थी। उन्होंने ज्योति मौसी को बताया। मौसी ने पापा को जगाया और पुलिस को सूचना दी। बेटी ने साफ कहा कि मम्मी की हत्या किसने की, इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं। ज्योति शुक्ला ने बताया कि संजय अक्सर अपनी पत्नी बीनू को परेशान करता था। कई बार उसकी चीखें सुनकर वह बीनू को बचाने कमरे में जाती और संजय को डांटती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि संजय उसकी हत्या कर देगा। उस सुबह बच्चे रोते हुए आए और मम्मी की हत्या की बात बताई। ज्योति उनके साथ घटनास्थल पर गई और फिर पुलिस को खबर दी। पुलिस ने घटनास्थल देखा और पूछताछ की। फिर बीनू का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। संजय शर्मा को भी थाना चौबेपुर ले जाया गया। थाने में पुलिस ने संजय से बीनू की हत्या के बारे में पूछताछ शुरू की। संजय ने माना कि वह अक्सर बीनू को परेशान करता था, लेकिन हत्या करने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने कई बार उससे पूछताछ की और हर तरह की तरकीबें अपनाई, लेकिन संजय ने जुर्म स्वीकार नहीं किया। हर राउंड में वह बस यही कहता रहा कि उसने बीनू की हत्या नहीं की। फिर भी संजय के खिलाफ सबूत मजबूत थे। बेंजाडीन टेस्ट में उसके हाथों और कपड़ों पर खून के धब्बे मिले थे, लेकिन वह हत्या से इनकार करता रहा। डीसीपी दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने फिर संजय से पूछा कि अगर वह निर्दोष है तो हाथों और कपड़ों पर खून कैसे आया। संजय ने बताया कि सुबह वह बीनू के शव के पास गया था। देखना चाहता था कि कहीं उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। इसी दौरान उसने शव को हिलाया और हाथों व कपड़ों पर खून लग गया। यही बेंजाडीन टेस्ट में आया। वह खुद को निर्दोष बता रहा था। डीसीपी ने पूछा कि अगर तुमने हत्या नहीं की तो फिर हत्यारा कौन है। संजय ने कहा कि वह यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन उसे शक है कि अनुज दुबे का हाथ हो सकता है। अनुज दुबे रौतेपुर गांव का रहने वाला था। संजय ने बताया कि ज्योति शुक्ला का पति सौरभ भी उसी गांव का है और सौरभ और अनुज बचपन के दोस्त हैं। अनुज अक्सर सौरभ के घर आता जाता था। संजय ने कहा कि अनुज की बुरी नजर उसकी पत्नी पर पड़ी और वह उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बन गया और संजय ने बीनू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। संजय ने बताया कि कुछ दिनों से दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव बढ़ गया था, इसलिए अनुज का घर आना जाना कम हो गया। संजय को शक था कि बीती रात अनुज घर आया होगा और गर्मी के कारण दोनों छत पर बात कर रहे थे। वहीं अनुज ने बीनू की हत्या कर दी होगी। अनुज पर शक होने के बाद पुलिस ने बीनू और अनुज के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पता चला कि बीनू के मोबाइल पर अनुज की आखिरी कॉल रात 9 बजे आई थी। रात 11 बजे तक बीनू और अनुज के फोन की लोकेशन बीनू के घर की थी। उसके बाद 11:52 बजे बीनू का फोन बंद हो गया और उस समय फोन की लोकेशन रौतेपुर गांव के पास थी। इससे साफ हो गया कि अनुज रात 10 बजे के आसपास बीनू के घर गया। फिर उसने बीनू की हत्या की और उसका फोन लेकर गांव ले गया। फिर दोनों ने फोन बंद कर दिए। पुलिस ने 13 मई की सुबह एसएचओ राजेंद्र कांत शुक्ला के नेतृत्व में अपनी टीम के साथ रौतेपुर गांव में अनुज के घर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर थाना चौबेपुर ले आए। शुरू में अनुज हत्या से इनकार करता रहा, लेकिन जब सख्ती की गई तो वह टूट गया और बीनू की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। अनुज ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े भी दिखाए, जो उसने गांव के बाहर झाड़ियों में छिपा दिए थे। बीनू का मोबाइल भी उसने तोड़कर एक गड्ढे में फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया।
पुलिस ने सबूतों को सुरक्षित कर लिया। अनुज ने बताया कि वह बीनू से बहुत प्यार करता था और उसे अपनी पत्नी समझ बैठा था। वह बीनू के सारे खर्च भी उठाता था, लेकिन बीनू ने उसका प्यार ठुकराकर किसी और से प्यार करना शुरू कर दिया। यह देख अनुज का दिल टूट गया और उसने बीनू को मार डाला। उसे बीनू की हत्या का कोई अफसोस नहीं था। उसने अपने जुर्म को पूरी तरह स्वीकार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी पुलिस को दिखा दिया। पुलिस ने संजय शर्मा को बेकसूर मानकर थाने से छोड़ दिया। वहीं बीनू की मां लक्ष्मी देवी की तहरीर पर अनुज दुबे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि बीनू की जिंदगी पति और प्रेमी दोनों के कारण मुश्किल भरी थी। कभी वह अनुज के साथ समय बिताती थी, लेकिन कई बार उसे खुद पर गुस्सा आता था कि उसने ऐसा किया। वह सोचती थी कि अनुज से दिल लगाना गलत था। पति को धोखा दिया और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। उसे डर था कि उसकी बेटी बड़ी होगी और अगर अनुज उस पर ध्यान देने लगे तो उसे कैसे रोकेगी। धीरे धीरे बीनू का अनुज के लिए प्यार कम होने लगा और वह उससे दूरी बनाने लगी। बीनू को मोबाइल चलाना पसंद था। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती अशोक नाम के युवक से हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों चैट करने लगे। अशोक से प्यार होने के बाद बीनू ने अनुज को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अनुज कई महीने से महसूस कर रहा था कि अब बीनू उसके आने पर पहले जैसी खुश नहीं रहती। पहले वह हंसती, बातें करती और उसका स्वागत करती थी, लेकिन अब आते ही उसका चेहरा गिर जाता। न हंसती और न बात करती। बीनू अनुज को देखकर पहले जैसी खुशी नहीं दिखाती, उसे नजरअंदाज करने लगी थी। अनुज को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा अचानक क्यों हुआ। एक दिन इसका राज खुल गया। जब अनुज बीनू से मिलने आया, वह बाथरूम में नहा रही थी। अनुज कमरे में बैठा और उसकी नजर बीनू के मोबाइल पर पड़ी, जो तकिए के पास रखा था। उसने फोन उठा लिया और देखना शुरू किया। जैसे जैसे उसने फोन चेक किया, उसका माथा ठनका। बीनू ने इंस्टाग्राम पर अशोक नाम के युवक से दोस्ती कर रखी थी और दोनों चैटिंग कर रहे थे। मोबाइल में अश्लील फोटो भी थी। बीनू ने एक जगह लिखा था कि तुमने 2 बूंद मांगी, हमने तो समंदर ही लुटा दिया। इससे पता चला कि दोनों के बीच नाजायज संबंध बन चुके थे। अनुज अब समझ गया कि बीनू ने उसे दिल से इसलिए दूर किया क्योंकि उसने नया आशिक अशोक को दिल में जगह दे दी थी। यही कारण था कि उसका व्यवहार बदल गया और वह अब अनुज को नजरअंदाज करती थी। कुछ देर बाद बीनू बाथरूम से बाहर आई और कमरे में बैठे अनुज को देखकर चौंक गई। गुस्से में उसने कहा कि उसे फोन करके आना चाहिए था और इस तरह किसी के घर बिना बताए नहीं आना चाहिए। अनुज ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब वह बीनू के घर आया। पहले भी आता रहा, तब कुछ नहीं कहा। फिर अनुज ने पूछा कि अशोक कौन है और बीनू का उससे क्या रिश्ता है। बीनू घबरा गई, लेकिन बोली कि अशोक उसका दूर का रिश्तेदार है और दोनों इंस्टाग्राम पर दोस्त हैं। अनुज ने मोबाइल में फोटो और चैट देख ली और समझ गया कि उनके बीच नाजायज रिश्ता है। बीनू डर गई और धीरे से कहती है कि जो समझना है समझ लो, मैं अपना शक दूर नहीं कर सकती। उस दिन बहस के बाद अनुज घर चला गया, लेकिन उसके बाद उसका चैन छिन गया और रात की नींद उड़ गई। उसे बीनू की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हुई। वह सोचता रहा कि जिसके लिए उसने अपना तन, मन और पैसा सब कुछ लगा दिया, वही बेवफा बन गई। जिसे उसने अपनी प्रेमिका की जगह पत्नी समझ लिया, जिसे अपनी जागीर मानने लगा और जिसके लिए उसने शादी तक नहीं की, उसी ने उसे धोखा दिया। अनुज ने ठान लिया कि वह बीनू को कभी माफ नहीं करेगा। उसे उसकी बेवफाई की सजा जरूर मिलेगी। अगर वह बीनू की नहीं बनेगी तो वह किसी और की भी नहीं होने देगा। इसके बाद अनुज ने बीनू की हत्या का प्लान बनाया। उसने चौबेपुर बाजार से एक तेज धार वाला चाकू खरीदा और अपने पास सुरक्षित रख लिया। 11 मई 2025 की रात 9 बजे अनुज ने बीनू को फोन किया और बताया कि उससे मिलने आ रहा है, कुछ जरूरी बातें करनी है। बीनू कुछ जवाब दे पाती, उससे पहले ही अनुज ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद रात 10 बजे अनुज बीनू के घर पहुंच गया। उस समय बीनू के बच्चे बरामदे में तख्त पर सो रहे थे और पति संजय होटल में काम पर गया था। संजय रात 12 बजे के बाद घर लौटता था। अनुज ने कमरे में घुसते ही बीनू से कहा कि छत पर चलो, वहां एकांत में बातें करनी है। बीनू ने पूछा कि कमरे में बैठकर क्यों नहीं, लेकिन अनुज ने कहा कि बच्चों के जागने का खतरा है। फिर दोनों सीढ़ियों से छत पर पहुंचे और बातें करने लगे। बातों ही बातों में अनुज ने बीनू के नए आशिक अशोक का जिक्र किया। अशोक का नाम सुनते ही बीनू भड़क गई और दोनों में बहस शुरू हो गई। इसी बहस में अनुज गुस्सा हो गया और उसने बीनू को दबोच लिया। फिर चाकू से उसके गले और सिर पर कई वार किए। बीनू का गला कट गया और सिर से खून बहने लगा। थोड़ी देर तक तड़पने के बाद बीनू ने दम तोड़ दिया। हत्या के बाद अनुज ने बीनू के शव को छत से नीचे खंडहर में फेंक दिया। उसने बीनू का मोबाइल फोन अपने पास रखा और चाकू लेकर फरार हो गया। अनुज से पूछताछ के बाद पुलिस ने 14 मई 2025 को उसे कानपुर की माती कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। इस समय मृतका के बच्चे अपनी नानी लक्ष्मी के साथ रह रहे थे। रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी सबसे जरूरी है। धोखा, बेवफाई और छल कपट कभी लंबे समय तक सही नहीं रहते। क्रोध और मानसिक असंतोष पर काबू न पाना बड़े अपराध और अफसोस की वजह बन सकता है। प्यार या नफरत में अंधा होकर निर्णय लेना जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है।
बच्चों और परिवार की सुरक्षा और भावनाओं का ध्यान रखना हमेशा अहम है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।